हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं। दोस्त बीच में कुछ काम पड़ जाने के कारण हम सेशन बंद कर दिए थे और आपको विभिन्न तरह से ट्रेड भी हम बताए थे कि ट्रेड में हम 75% तक हम कर दिए थे, उसको भी आप फास्ट रिवीजन कर सकते थे। और इसी के साथ ट्रेड में हम डीजल का कंटिन्यू करवाए थे और डीजल का भी आपको सेशन कंटिन्यू मिला होगा। तो यहाँ से एक नए पब्लिकेशन का हम शुरुआत कर रहे हैं और इसको 10 से 15 दिन का टारगेट हम दिए हैं। इसमें आपको यूथ पब्लिकेशन जो दिया गया है और यूथ में इसमें एक्सप्लेन के साथ दिया गया है। तो अगर यहाँ हम जो आपको सोल्यूशन करवाएंगे वो शॉर्ट भी करवाएंगे और जो भी एक्सप्लेन दिया हुआ है वो अपने पीडीएफ के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें आपको 2 सेशन हम लेंगे। इसमें एक बेसिक साइंस का लेंगे और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेंगे। तो 2 सेशन आते रहेगा। इसी के साथ आज हम एक सेशन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी कर रहे हैं। तो जिससे जैसा सवाल बनता है, जैसे वर्क पावर एनर्जी हो गया, हीट हो गया, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। तो जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बनेगा उसी को हम पहले लाने का प्रयास करेंगे। और सेशन है जो लंबा जाएगा, करीब आपको 40 से 45 या 1 घंटा का भी सेशन देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन के अनुसार आपको टाइमिंग सेट किया जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज वर्क पावर एनर्जी का पहला प्रश्न जो देखेंगे यूथ पब्लिकेशन से दिया गया है और इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप पीडीएफ के माध्यम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न दिया गया है वो पहला प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि 750 न्यूटन का एक बल 30 केजी द्रव्यमान का एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित करता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। तो ये बताइए कि बल जो दिया गया है वो 750 न्यूटन है और 30 केजी द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। तो कार्य जो पूछा गया है, तो आपको पता है कि W बराबर जो होता है वो होता है एफ cos थीटा होता है, एफ cos थीटा होता है। तो अगर आपको कोई भी अगर एंगल का बात नहीं किया है, कोण का बात नहीं किया है, तो आप 0 डिग्री थीटा का मान 0 डिग्री मान के बना सकते हैं। तो W जो होगा वो बल कितना दिया गया है, तो बल दिया गया है 750 न्यूटन दिया गया है और विस्थापन कितना हुआ है, तो 16 मीटर का हुआ है, 16 मीटर का विस्थापन हुआ है। तो यहाँ से गुना करेगा तो 16 पचे 80 जो होगा, 16 पचे 80 और 16 सत्ते कितना होता है, तो 16 सत्ते 72 होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा कितना, तो 20 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 16 पचे 80 हो गया और 16 छक 96, 16 सत्ते 72 होगा और 8 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा, 120 होगा और 1 0 और पहले से भी था। तो ये बताइए कि यहाँ 120 हो गया और यहाँ 3 0 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 12 किलो जूल जो हमको देखने को आंसर मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 किलो जूल होगा। सिंपल कुछ नहीं करना है, 750 अब गुणने कितना कर देना है, तो 16 मीटर कर देना है। जब ये मल्टीपल करिएगा तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 12,000 जूल मिलेगा और इसी को हम लिख सकते हैं 12 किलो जूल। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि किसी भी कार की गति को 54 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ आपको हम कुछ कंसेप्ट बताएंगे। अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है तो पीडीएफ जो मिलेगा वहां से आप पूरे एक्सप्लेन के साथ समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ हम शॉर्ट बनाने का कोशिश करेंगे। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2 होता है। एक होता है P²/2m होता है जो संवेग के केस में होता है, और दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2m v² होता है। अब ये बताइए कि आपको यहाँ जो दिया गया है वो किस पर दिया है, तो वेग के केस पर दिया गया है और यहाँ द्रव्यमान को कांस्टेंट रखा गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरा जो डायरेक्ट रिलेशन जो बन सकता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ होगा वो वेग के समानुपाती होगा। तो यहाँ से अगर हम काइनेटिक एनर्जी अगर मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेने पर ए हो गया काइनेटिक एनर्जी 1 और ए हो गया काइनेटिक एनर्जी 2 और इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो 54 का स्क्वायर बटा 90 का स्क्वायर आएगा, 90 का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से आप इस तरीका से भी काट सकते हैं कि 18 तिहाई 54 होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 18 पचे 90 होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 तिहाई 9/25 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये डायरेक्ट आपको मेथड है। बाकी अगर आप पूरा एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसका दिया हुआ है, वहां से आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 5000 केजी द्रव्यमान का एक ट्रक है जो 25 मीटर
पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड पर त्वरित किया जाता है तो इसका गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन बताना है, वो मेगा जूल में बताना है। अब ये बताइए कि यहाँ जो आपको काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला मिल जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। लेकिन दो वेग दिया है, एक इनिशियल वेग दिया है, एक फाइनल वेग दिया है। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के लिए यहाँ से आप लगा सकते हैं कि 1/2 m कॉन्स्टेंट अति रहेगा, कॉमन रहेगा, और यहाँ हम लिख सकते हैं कि v² माइनस v², या यहाँ v² माइनस u² लिख सकते हैं। ये बताइए कि 1/2 लिखेंगे और m कितना दिया गया है, तो m दिया गया है 5000 दिया गया है। m कितना है तो 5000 दिया गया है। और ये बताइए वेग लगाएंगे तो a² माइनस b² बराबर आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो a प्लस बी लिखेंगे तो 60 हो जाएगा और a माइनस बी जो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। और जब यहाँ से काटेंगे तो ये बताइए कि 30 दूनी 60 कटेगा, 30 दूनी 60 कटेगा तो 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 15, और कितने जीरो हो गया तो 3 2 5 जीरो हो गया, तो 10 के पावर 5 हो गया, 10 के पावर 5 जूल हो गया। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, आपको पता है कि 1 मेगा बराबर जो होता है वो कितना होता है तो 10 के पावर 6 होता है, और यहाँ है कितना तो 5 है। तो अगर हम इसको जूल में लिखना चाहते हैं, मेगा में लिखना चाहते हैं, तो 1 जीरो और अगर हम बढ़ाएंगे तो 1 जीरो बढ़ाने के लिए, एक सेकंड स्पेस नहीं है, 1 जीरो बढ़ाने के लिए 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर 6 हो जाएगा, और 10 से नीचे रहेगा भाग तो 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा तो 1.5 मेगा जूल आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। रिपीट करके देख लीजिएगा, इसका जो सोल्यूशन है कुछ नहीं है, सिंपल फार्मूला लगाना है। सिंपल फार्मूला में ही लगाना है कि 1/2 m और ई v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, या यहाँ हम कर सकते हैं कि v हो गया और u का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी और ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और इसके माध्यम से निकालिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस एक याद रखिएगा कि 1 मेगा जो होता है वो 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इस सारा प्रश्न जो दिया गया है इसमें उस सारा रेलवे के प्रीवियस पेपर ही दिया गया है जो भी पेपर बना है। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 50 केजी का एक लड़का है जो 100 केजी द्रव्यमान वाले एक स्कूटर को v मीटर पर सेकंड की चाल से चला रहा है। यदि स्कूटर और लड़के की गतिज ऊर्जा जो दिया गया है वो 76.8 किलो जूल है, तो बताइए कि वेग कितना है। तो यहाँ से आपको पता है कि जिसे हमको दिया गया दोनों को मिला के कितना दिया है, जो अति कार्य जो दिया है वो जूल दिया है वो 76.8 केजी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 76,800 जूल। यहाँ से इतना हो गया। अब ये बताइए 1/2 mv² लगाइएगा तो 1/2, और द्रव्यमान तो दोनों को होगा तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, और वेग का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर काटिएगा तो ये बताइए कि 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से 1 कट जाएगा तो 76,880 और बटा कितना हो जाएगा तो 15 हो गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो गया, और ये 15 हो जाएगा। तो इसको जब काटिएगा तो इसका राइट आंसर जो देखने को मिलेगा आपको तो v² जो आएगा वो 1024 आएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा तो 32 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें सोल्यूशन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको हम बता देते हैं, बाकी आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसमें कहा गया कि यदि किसी भी ट्रॉली को 20 मीटर तक धकेलने में किया गया कार्य 1200 जूल है तो लगाया गया बल क्या होगा। इसको कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि W बराबर होता है जो कितना होता है F गुने S होता है। W हमको दिया है 1200 और A बताइए कि 20 मीटर है, तो बल आपसे पूछा है तो F पूछा है, और विस्थापन कितना दिया है तो 20 मीटर दिया है। तो यहाँ से F अगर निकालना रहेगा तो कितना निकल जाएगा तो 1200/20 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो 60 दूनी 20 हो गया, तो इस कितना न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा तो 60 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, देखिए 60 न्यूटन है। अगले प्रश्न में कहा गया 6 नंबर में बोला गया है, इसमें बोला गया है कि पंप की दक्षता दर 400 वाट ज्ञात कीजिए। जिसे पंप का दक्षता है जो 400 वाट है, एक दक्षता आपको दे दिया गया है कि 400 वाट की दक्षता है, और 10 मिनट में 500 केजी पानी को 30 मीटर तक ऊपर चढ़ा सकता है, पानी ऊपर चढ़ा सकता है। तो इसका दक्षता आपको निकालना है। तो ये बताइए कि उस पंप की दक्षता आपको 400 वाट दिया गया है। तो सिंपल क्या करिए कि आप पहले पावर निकाल लीजिए। तो ये बताइए पावर निकालने के लिए आपको क्या लगाना होगा, mgh लगाना होगा। तो ये बताइए कि पावर जो होता है वो W/T होता है। अब ये बताइए कि W कार्य है, तो कार्य करने की
फार्मूला का अगर बात करेगा तो कार्य बराबर एफएस भी होता है, बल गुना विस्थापन भी होता है, बल गुना विस्थापन भी होता है, या 1/2 mv/v² भी होता है, काइनेटिक एनर्जी भी होता है, v² भी होता है, या mgh भी होता है। ये तीनों कार्य करने का है। अब क्वेश्चन के अनुसार आपको फार्मूला लगाना है। अब ये बताइए कि हमको हाइट के केस में दिया है और द्रव्यमान के केस में दिया है, तो हम mgh लगाएंगे तो ये बताइए कि कितना है, तो 500 kg m दिया है। और ये बताइए जी का मान तो mg 10 कितना लेना है, तो जी का मान 10 लेना है। और ये बताइए हाइट कितना है, तो 30 मीटर लेना है। और ये बताइए कि टाइम कितना लगा है, तो 10 मिनट लगा है, तो 10 × 60 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आपको पावर निकालना होगा। तो ये बताइए 60 करने के लिए 3 दूनी 60 अगर हम करेंगे तो 2 मरतबे ए से ए कट जाएगा, 10 से यहाँ से 10 से ए कट जाएगा, और यहाँ से 2 से हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 250 वाट आ जाएगा। कितना है, तो 250 वाट आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि शक्ति कितना लगेगा, तो अगर इफिशियंसी अगर पूछा है तो आया था कितना, तो 250 आया था। तो 250 आया था, तो अगर हम क्षमता निकालने के लिए, इफिशियंसी निकालने के लिए या क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 250 बटा 400 करेंगे और गुने 100 करेंगे। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 को 24 हो गया, 6 को 24 से हो गया, फिर हो गया 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो 62.50% तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं करना है, जो भी आपको दस्ता दिया है वो दिया हुआ है, और इसका जो कार्य किया जा रहा है उसका दस्ता पावर निकाल लेना है, और पावर का दस्ता से क्या करना है, तो पावर का जो आउटपुट आया है वो आउटपुट बटा इनपुट लिखेगा और गुणे 100 करिएगा, यही आपको दस्ता आ जाएगा। तो 62.50% होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि जब एक कार की गति 25 मीटर पर सेकंड से घटकर 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो इसकी गतिज ऊर्जा 2000 किलो जूल की कमी हो जाती है, तो इसका द्रव्यमान टन में ज्ञात करना है। अभी बताइए टन में निकालने के लिए आपको पता है कि 1 टन का अगर बात करिएगा तो 1 टन जो होता है वो 1000 kg के बराबर होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि हम वेग निकालने के लिए आपको फार्मूला भी बताए थे कि 1/2 m कितना दिया है, तो द्रव्यमान आपसे निकालना है। तो ये बताइए m हमको निकालना है, और ये बताइए वेग दिया है तो v1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो वेग का क्या हो जाएगा, तो ये बताइए 25 मीटर पर सेकंड से घटकर 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे कितना, तो 15 माइनस या 15 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा, और ये बताइए 15 के करेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया, और ये बताइए एम हमको निकालना है, और यहाँ 625 में से 225 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और इसके बराबर में कितना दिया है, तो 2000 जूल दिया था, तो 2000 किलो को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2000 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, 2 3 हो गया, इतना जूल हो गया। अब ये बताइए कि 2 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, तो 200 हो गया, तो 200 से ए कट गया, और 200 से यहाँ काटेंगे तो ये बताइए कि यहाँ से ए कट गया, तो कितना बच गया, तो 1000 kg बच गया। और ये बताइए 1000 kg कितने टन के बराबर होता है, तो 1 टन के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, देखिए यहाँ समझाया हुआ है भी, यहाँ से आप समझ के भी कर सकते हैं। 1/2 m ले लिया है, v² माइनस v1 का स्क्वायर ले लिया है। यही डिफरेंस करके काइनेटिक एनर्जी निकाला जाता है जब आपको दिया गया है कि इतना की कमी आया है या इतना क्या अंतर आया है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रेन है जो 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 25 मीटर पर सेकंड की चाल से प्राप्त कर लेती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितना परिवर्तन हुआ है, गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ है। तो गतिज ऊर्जा में अगर परिवर्तन आपको निकालना है तो कुछ न करना है, एक सिंपल लगाना है कि ये बताइए कि 1/2 जो होता है काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, तो 1/2 mv² होता है, mv² होता है। अब वेग में परिवर्तन कितना का आया है, तो 25 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हुआ है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा, और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी जो आएगा 1/2 आएगा। और ये बताइए m कितना दिया है, तो 50,000 दिया है, और ये यहाँ कितना आ जाएगा, तो 25 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये बताइए कि यहाँ 300 से कटेगा, 300 से ये कट गया, तो पंतिया 15 आ गया, तब 15 हो गया, कितना 0 2 2 4 2 6 0 हो गया, तो 10 के पावर 6 हो गया। तो ये बताइए कि कुछ देर हम पहले ही बताए हैं कि अगर 1 मेगा का अगर बात करेगा तो 10 के पावर 6 से मीटर के बराबर होता है। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, तो 15, और 10 के पावर 6 को हम मेगा लिखेंगे तो 15 मेगा जूल के बराबर हो जाएगा, 15 मेगा जूल के बराबर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ फार्मूला का अगर बात करेगा तो फार्मूला हम शुरुआत में लिखा दिए थे कि 1/2 m, और अगर 2 वेग देगा तो याद रखेगा कि v1 का स्क्वायर माइनस
V2 का स्क्वायर होता है। यहाँ चेंज भी होता है परसेंटेज, अगर बात करेगा अंतर जो लेना रहता है वो डिफरेंस लीजिएगा। लेकिन कभी कभी क्या कर देता है कि एक होता है इनिशियल वेलोसिटी को हम मानते हैं अगर V1 और फाइनल वेलोसिटी को मानते हैं V2, यहाँ जो अंतर होता है वो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको हम साफ शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर इनिशियल और फाइनल लेना रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो लगाना रहेगा वो 1/2m यहाँ हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर होगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आप बना सकते हैं। इतना तो आपको जानकारी जरूर होगा, जब पीटी आप क्वालिफाई करके आए हैं, पेपर पास करके आए हैं, तो इतना जरूर होगा काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला के जानकारी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न 9 नंबर में कहा गया है, इसमें कहा गया है कि यदि किसी भी कार की गति को 64 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। हम डायरेक्ट बोले थे कि गतिज ऊर्जा का अगर अनुपात निकालना रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, V स्क्वायर का होता है। अब आपसे गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा है तो ये बताइए गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि V1 का स्क्वायर बटा V2 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो K1 का स्क्वायर K1 बटा K2 हो जाएगा, K1 बटा K2 होगा। अब ये बताइए K1 बटा K2 होगा तो हमको काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है, तो 64 का स्क्वायर बटा 120 का स्क्वायर हो जाएगा। 64 का स्क्वायर बटा 120 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी जो 2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो पहले का कितना दिया है तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो 120 गुने 120 हो जाएगा। अब ये बताइए कि यहाँ से काटिएगा तो 15 8 20 से कटता है, और यहाँ हो जाएगा कितना तो 8 8 64, फिर 8 8 64 काटेगा तो 15 8 20 से काटिएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा तो 64 बटा 125 आ जाएगा, अति 64 बटा 225 आ जाएगा। तो 64 बटा 225 अगर हम बात करिएगा तो यहाँ जो रेशियो चेंज होगा तो 64 बटा 225 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो इसमें बोला गया था कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाती है, जिसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें देखिएगा अभी देखिए 225 बटा 64 आया हुआ है। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला है कि एक पंप की शक्ति का पता लगाना है। अगर 25 मिनट में, कितने मिनट में, 25 मिनट में 750 लीटर पानी को 150 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, तो दक्षता अगर 75% है और जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और घनत्व लेना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की। अब यहाँ एक कंसेप्ट आपको हम बताएंगे, जो लीटर में जो दिया हुआ है वो द्रव्यमान के बराबर ही होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ बोल दें कि 25 लीटर है, ये समझिए कि 25 केजी का ही बात कर रहा है, 25 केजी। अब कहिएगा ये आता कहाँ से है, तो ये आने के लिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, वहां से समझिएगा। जैसे ये बताइए, आपको पता है कि 1 मीटर जो क्यूब होता है वो कितना होता है, तो 1000 लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। तो ये बताइए कि 1000 लीटर को हम लिख सकते हैं कि 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि कितना कहते हो 750 लीटर बराबर हम लिख सकते हैं कि 750 लीटर जो होगा, 750 लीटर जो होगा वो कितना होगा, 1/1000 गुने 750 हो गया। अब ये बताइए कि ये आ गया कैसे, आयतन आया है, ये कितना आया है, तो इतना मीटर क्यों हमको मिला, इतना मीटर क्यों मिला। तो याद रखिएगा 750 बटा 1000 मीटर क्यों आ गया, क्या चीज, तो वॉल्यूम आ गया, स्पेस नहीं हटाना पड़ेगा। अब समझिएगा यहाँ ये बताइए कि हमको वॉल्यूम कहाँ से हम लेके आए हैं, तो वॉल्यूम हम वहाँ से लेके आए कितना, तो 750 बटा 1000 लेके आए। ठीक है, अभी बताइए कि मास के लिए आप क्या करते हैं, तो डेंसिटी गुने क्या करते हैं, वॉल्यूम करते हैं। डेंसिटी आपको दिया गया 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ये बताइए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो पानी का, लेकिन अगर केजी में अगर बात करेगा तो केजी में इसका होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, दोनों बराबर है। वहाँ क्या है, तो वहाँ सीजीएस में हो गया और यहाँ क्या हो गया, एमकेएस में हो गया। तो ये बताइए डेंसिटी कितना दिया है, तो 1000 डेंसिटी हो गया, 1000 हो गया, और वॉल्यूम कितना लाए थे, तो 750 लाए थे और बटा 1000 लाए थे। देखिए यहाँ से ए कट गया, आपको फाइनली जो रिजल्ट देखने को मिला कितना मिला, तो द्रव्यमान 750 केजी ही देखने को मिला। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर लीटर में दिया हो, लीटर में अगर डायरेक्ट वैल्यू जो वैल्यू मिले तो सीधे आप द्रव्यमान को कितना मान लेना है, तो 750 केजी मान लेना है, कुछ भी दिया हो। जैसे मानते हैं कि 30 लीटर दिया है, तो 30 लीटर दिया है तो इसको 30 केजी मान लेना है। दोस्त बता देते हैं कि जो भी कंसेप्ट जहां समझाना रहेगा उसको हम थोड़ा टाइम लेके समझा देंगे, और बाद बाकी जो पीछे पढ़ा हुआ है वहां से आपको हम जल्दी करने का प्रयास
करेंगे। अब सिंपल है, जो भी पूछा है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ जो आपसे पूछा गया है कि शक्ति हमको बताना है, तो P बराबर आपको पता है कि क्या होता है, तो W/T होता है। अब W/T होता है, तो ये बताइए कि M कितना आया, तो 750 आ गया, G कितना दिया है, तो 10 दिया है, और mgh कितना दिया है, तो 150 दिया है। और ये बताइए समय कितना दिया है, तो समय का अगर बात करेंगे तो 25 मिनट दिया है, तो 25 गुने क्या करेंगे, सेकंड के लिए 60 करेंगे। ये बताइए काटना है, तो 25 छक्का 150 से यहाँ से ए कटेगा, ठीक है। ये बताइए 10 छक 60 यहाँ से ए कटेगा, तो आपको जो शक्ति देखने को मिला वो कितना मिला है, तो 750 वाट मिला है। अब ये बताइए 750 वाट किसका मिला है, 75% का मिला है। तो हम कह सकते हैं कि 75% बराबर कितना होता है, 75% कितना आ गया है, 750 के बराबर आया है। तो 100% जब निकालना रहेगा तो 100% कितना आएगा, तो 100% निकालने के लिए 100% निकालने के लिए कुछ न करना है, 750 बटा 75 गुने 100 कर लेंगे। ये बताइए 75 से 75 काटेंगे तो 100% कितना आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा, 1000 वाट आएगा। तो 1000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट लिख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत होगा, लेकिन रिपीट करके वीडियो देखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं किया हुआ है, यहाँ डायरेक्ट कर दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ mgh, एम का हम आपको डायरेक्ट बताया कि d गुने क्या होता है, v होता है। तो देखिए ये हो गया, घनत्व ले लिया, ये v हो गया। अब बाकी gh वही लिखा गया है, और नीचे जो टाइम दिया गया है वो ले लिया गया है। और ये 0.75 है, जो इफिशियंसी जो दिया गया था कि 75% इसका इफिशियंसी के साथ काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1200 न्यूटन का बल है जो 45 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रॉली को 30 मीटर धकेलता है, तो किया गया कार्य क्या है। तो कुछ नहीं है, ये बताइए कि आपको पता है कि W जो होता है वो एफएस होता है। क्या होता है, एफएस cos थीटा होता है। तो W अगर आपको दिया हुआ है, W आपको कितना दिया हुआ है, अगर हम बात करते हैं W निकालना है, F कितना दिया है, तो 1200 दिया है। और ये बताइए कि S कितना है, तो विस्थापन 30 मीटर है। 30 मीटर बढ़ती है 36 हो जाएगा, तो 36,000 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 36 किलो जूल लिखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 1 केजी वजन वाले गेंद की गति को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 4 मीटर पर सेकंड करने के लिए किस तरह का कार्य को करने की आवश्यकता होती है। तो ये बताइए कि यहाँ बोला है कि वेग जो 2 मीटर पर सेकंड से हम बढ़ा के 4 मीटर पर सेकंड कर दिए हैं, तो कुछ नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी लगा देना है 1/2। और एम कितना दिया है, तो 1 केजी दिया है, और वेग कितना दिया है, तो ये बताइए फाइनल कितना है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये बताइए 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। तो 1/2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 12, तो ये 6 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा 13 नंबर में, एक सेकंड, 11 हो गया था, 12 भी हुआ, 13 नंबर देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि ऊंचाई h पर 20 केजी भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितना दिया है, तो 600 जूल दिया है। तो h का मान करना है, तो कुछ नहीं लगाना है, सीधे लगा देना है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, तो mgh होता है। ये बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया है, तो 600 दिया है। m कितना दिया है, तो 20 केजी दिया है। g का मान कितना है, 10, और h यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 200 हो गया, 2 से 2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो 3 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 1 केजी द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु 10 मीटर पर सेकंड वेग के साथ चल रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो ये भी बना लीजिएगा, कुछ न करना है, 1/2 काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² लगा देना है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है 15 नंबर में, 15 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है, तो जिस पर काम किया जाता है तो ऊर्जा हस्तांतरण की जाती है। समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटान है, इसलिए आपको हम समझाना चाहते हैं। कुछ न कहा गया है, क्वेश्चन में ही पॉइंट दे दिया है कि समय की दर दिया है। क्या दिया है, समय के दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया गया है। ये बताइए कि काम किया गया है, तो ये बताइए कि दर के लिए हम समय ले लिए, नीचे आ गया, ये हो गया दर। और ये बताइए काम किया जाता है, तो काम हो गया W। और ये बताइए W/T किसका होता है, तो शक्ति का होता है। तो वही बोला गया है कि शक्ति को उस समय दर के तौर पर तय किया जाता है जिस पर काम किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समय हो गया, दर हो गया, तो समय ले लिया, और किया गया कार्य W हो गया, और इसका बराबर क्या हो जाता है, तो P हो जाता है। अगर शक्ति का फॉर्मूला अगर निकालने के लिए आपको बोलेगा, तो देखिए शक्ति का हम एक्सप्लेन करते हैं। P बराबर जो होता है वो W/T
टी होता है। लेकिन कार्य करना है जो कई तरीका से कार्य होता है। जैसे डब्लू का अगर बात करेगा तो एफ एस कॉस थीटा भी होता है, एफ एस कॉस थीटा भी होता है। अगर डब्लू का बात करेगा तो डब्लू जो कार्य है और कार्य काइनेटिक एनर्जी भी करता है तो 1/2 mv² भी हो सकता है। ठीक है, अगर डब्लू कार्य है तो इसको पोटेंशियल एनर्जी भी होता है तो EmGH भी हो सकता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरीका से अगर हम बात करते हैं तो डब्लू को अगर तोड़िएगा तो डब्लू को तोड़ने के लिए एफ गुने एस लिखेगा बटा टी लिखेगा। अब ये बताइए एस बटा टी आपको पता है कि वेग का होता है, विस्थापन बटा समय, तो ये बताइए एफ गुने भी होता है। तो ये बताइए जरूरी नहीं कि है कि W/T पर ही आपको प्रश्न दिया है। आपको प्रश्न शक्ति का अगर पूछेगा तो शक्ति को पूछने के लिए कई तरीका से घुमा सकता है। आपको बल और अतिबल और वेग के केस में भी दे सकता है, ऊर्जा के केस में भी दे सकता है। तो अब ऊर्जा है जो क्या है तो बल गुने विस्थापन के केस में भी हो सकता है, वेग के केस में भी हो सकता है या हाइट के केस में भी हो सकता है। तो इस सारा पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको प्रश्न जो बनाया गया है कुछ ना है, इसी पॉइंट से बना दिया गया है। तो किया गया है कि उस समय का दर, तो दर हो गया समय नीचे हो गया, और तौर पर तय किया जाता है जिस पर वो काम किया गया है। ये पॉइंट देखिएगा काम किया गया है, तो ये बताइए समय के दर पर काम किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इसका एक्सप्लेन भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन पीडीएफ के माध्यम से आप कर सकते हैं या अगर बुक होगा तो वहां से भी कर सकते हैं। होता है जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच क्या होगा, समझिएगा। इसलिए बताइए डब्लू बराबर जो होता है वो क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर थीटा का मान अगर 0 डिग्री होता है तो ये मैक्सिमम कार्य होता है, मैक्सिमम। अगर थीटा का मान अगर 90 डिग्री होता है तो ये मिनिमम कार्य होता है। क्या होता है तो मिनिमम कार्य होता है। तो आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक कार्य करना होगा तो कितना डिग्री लेना होगा, तो 0 डिग्री लेना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 20 वोल्ट की संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलाम्ब का प्रवाह चार्ज की जाने या प्रवाह जाने से कितना कार्य होगा। ये बताइए कि आपको वोल्टेज के केस में और कूलाम्ब के केस में या चार्ज के केस में एक फार्मूला याद रखिएगा कि V बराबर जो होता है वो W/Q होता है। हमसे पूछा गया है कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा तो V गुने Q हो जाएगा। वोल्ट कितना दिया है तो 20 दिया है, और ये बताइए आवेश कितना दिया है तो 10 दिया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कितना कार्य हो जाएगा तो 200 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है, W हो गया 200 जूल हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि एम द्रव्यमान वाले किसी भी गेंद को ऊंचाई h से गिराया जाता है तो ऊंचाई h3 पर बता h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। सिंपल आपको हम बताते हैं कि अगर ये क्वेश्चन बनाने लगेगा ये बहुत कैलकुलेशन आपको करवाएगा, और पेपर मेंस है तो मेंस में थोड़ा टाइम बचत करके भी आपको लेके चलना होगा। यहाँ हम शॉर्ट बताते हैं आपको कैसे करना है। ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं कि एक खंभा ही लेते हैं, और ये खंभा का अगर हम बात करिएगा कि ये खंभा अगर हम लिए और एक खंभा का अगर हम पूरा ऊंचाई हम बोल दिए कि पूरा ऊंचाई जो दिया गया है वो मान लेते हैं कि 3h दिया हुआ है। पूरा ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3h दिया है। फिर बोलते हैं कि अगर ऊंचाई h/3 अगर हमको इसमें से निकालना रहेगा तो ये बताइए कि 3h का h/3 हमको निकालना रहेगा तो h बटा या 1/1/3 निकालना रहेगा। तो 1/3 हम निकालेंगे यहाँ से, कितना तिहाई निकालना है तो 1/3 निकालेंगे तो h निकलेगा तो यहाँ बचेगा कितना 2h/3 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 2h/3। तो यहाँ बोला गया है कि h/3 ऊंचाई पर। तो ये बताइए कि यहाँ तक अगर हम मान लेते हैं कि h/3 दे दिया गया है, कितना दिया है h/3 ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात बताना है। तो h/3 यहाँ है तो नीचे कितना बचा होगा तो 2h/3 बचा होगा, 2h/3 बचा होगा। तो इसका अनुपात अगर निकालेगा तो h/3 और बट्टा 2h/3 अगर निकालेगा तो 3 से यहाँ से 3 कटेगा और 8 से यहाँ 8 से कटेगा तो यहाँ जो आएगा वो कितना आएगा तो 1/2 आएगा। कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, इस शॉर्ट मेथड है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको बनाना है पूरा बेसिक से तो बेसिक जो दिया गया है इस हिसाब से आप बैठा सकते हैं जो बेसिक के तौर पर दिया गया है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना है। अगर दिया गया है ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है तो सिंपल समझिएगा कि अगर स्थितिज ऊर्जा अगर बात करेगा यहाँ इस पॉइंट पर तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होता है 100%। कितना होता है 100%। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी 0% हो जाता है। लेकिन अगर इस पॉइंट पर बात करेगा तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है 100%। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है तो 0 हो जाता है। लेकिन मिड पॉइंट पर अगर बात करेगा तो यहाँ दोनों 50-50% होता है, ये भी 50 होता है ये भी 50 होता है। तो इसी पॉइंट को हम वहाँ जोड़ना चाह रहे थे कि कुछ न किया है, जब आपको स्थितिज ऊर्जा बोल दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर h/3 है, कितना दिया है h/3 है, h/3 है तो टोटल हम 3 अगर मानेंगे तो ये बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना बचा होगा तो काइनेटिक एनर्जी 2h/3 बचा होगा। ठीक है, यहाँ से 3 से यहाँ 3 कटेगा और h से h कटेगा तो फाइनल रिजल्ट जो देखने को मिलेगा कितना मिलेगा तो 1/2
2 मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, तो इस मुक्त होती है और अभिक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है। समझिएगा, अगर कोई भी ऊष्मा या ऊर्जा अगर वो ग्रहण करता है तो उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी, और अगर वो लॉस करता है या बाहर निकलता है तो उसको हम ऊष्मा क्षोपी बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही बोला है कि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त करता है। ये समझिएगा, ऊष्मा क्या करता है, मुक्त करता है। तो ऊष्मा मुक्त करता है तो उसको ऊष्मा क्षेपी हम कहते हैं। अगर बोलता है कि ऊष्मा को ग्रहण करता है तो ऊष्मा को ग्रहण करता है तो ऊष्मा शोषी कहते हैं। ऊष्मा शोषी कहते हैं ग्रहण के केस में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा 20 नंबर में, 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि 440 न्यूटन वजन वाली कोई भी लड़की किसी रस्सी पर 20 सेकंड में 7 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है तो लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति क्या होगा। तो ये बताइए, P बराबर हम बताए थे W/T। अब ये बताइए कि यहाँ जब हमको बल दिया हुआ है तो W का पता है कि F गुने A/T हम लिख सकते हैं। अब ये बताइए F कितना दिया है तो 440 दिया है, S कितना दिया है तो 7 मीटर दिया है, और ये बताइए टाइम कितना दिया है तो 20 सेकंड दिया है। तो 1 0 से 1 0 22 दूनी 44 हो गया, तो 7 दूनी 14 7 दूनी 14 15, तो कितना हो जाएगा 154 वाट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 0.5 केजी वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब यहाँ से बेसिक अगर बनाइएगा कि एक बार ऊपर से आप वेग निकालिएगा और नीचे काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा, तो इससे आपको ज़्यादा समय लगेगा। एक सिंपल समझिएगा, इसे मानते हैं कि अगर इस पॉइंट पर हम बोले थे कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर 100% है तो यहाँ काइनेटिक, हाँ पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ 100% है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ 100% हो जाएगा। ठीक है, उल्टा होता है। तो ये बताइए कि अगर मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब ये बताइए कि अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी 100% है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 100% है। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे तो यहाँ जो पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा वो तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 100% है और यहाँ भी 100% है। तो सिंपल कर दीजिए, अगर पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेंगे वही काइनेटिक एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालने का क्या होता है, mgh होता है, mgh होता है। तो mgh का अगर बात करिएगा तो ये बताइए 0.5 हो गया, g कितना हो गया 10 हो गया, और h कितना दिया है 20 दिया है। तो अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 हो गया तो b 500 जूल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का अगर बात करेगा कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। या 1 BTU अगर पूछ देगा, ब्रिटिश ट्रेड यूनिट जो पूछता है वो पूछेगा तो ये भी क्या हो जाता है, तो 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी है तो गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल लगा दीजिए है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, तो m कितना दिया है तो 100 ग्राम, g कितना दिया है तो 10 दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है तो 70 दिया है। लेकिन ये बताइए कि यहाँ जो g का मान मीटर पर सेकंड में दिया है तो यहाँ से आप काट सकते हैं, तो 100 हो गया और यहाँ कितना हो गया तो 70 हो गया। और ये बताइए कि किस में दिया गया है, तो ग्राम में दिया है, हमको लेना कितना है तो केजी में लेना है। तो यहाँ 1000 से भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ से ये पूरा कट गया तो कितना आ जाएगा, तो 70 जूल हम कह सकते हैं कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है सिंपल दिया गया है कि बताइए कि 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। लेकिन यहीं एक प्रश्न और हम बता देते हैं कि अगर मीट्रिक में पूछेगा कि मीट्रिक में कितना होता है, तो ये बताइए कि मीट्रिक में होता है 735.6 से 735.6 होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है 25 नंबर में, इसमें बोला गया है कि 40 केजी वजन वाली कोई भी लड़की किसी रस्सी पर 16 सेकंड में 6 मीटर ऊंचाई तक चढ़ जाती है तो लड़की के द्वारा खर्च की गई शक्ति कितना होगा। ये बताइए कि खर्च की गई शक्ति की अगर बात करेगा तो P बराबर जो होता है वो W/T होता है। हम बताए थे कि W का केस लेना है क्वेश्चन के अनुसार, तो ऊंचाई का केस दिया है और आपको समय के केस के साथ साथ हाइट भी दिया है। तो यहाँ कुछ न करना है, mgh/ क्या लगा देना है, तो T लगा देना है। अभी बताइए m कितना दिया है तो 40 दिया है, g का मान कितना लेना है तो 10
10 लेना है। और ये बताइए कि हाइट कितना दिया है, तो 6 दिया है, और टाइम कितना दिया है, तो 16 सेकंड दिया है। अब यहाँ से आप लगा सकते हैं कि 8 दूनी 16 होगा, और 8 5 40 होगा, और 3 दूनी 6 होगा। तो 15 15 150 जूल हो जाती है, 150 वाट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 150 वाट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा इसका, देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 वाट। 150 वाट इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 0.4 केजी वजन वाले गेंद की गति को 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 3 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना कार्य को करना की आवश्यकता होगा। तो सिंपल कुछ न करना है, आपको कनेटिक एनर्जी निकाल देना है। और कनेटिक एनर्जी हम बताए थे कि 1/2 mv स्क्वायर होता है, और v में क्या लेना है, तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर लेना है। अभी बताइए 1/2 m कितना दिया है, तो 4/10 दे दिया है। और ये बताइए कि वेग कितना दिया है, तो 3 9 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 8 दूनी 16 मतलब 1.6 जूल हो जाएगा। 1.6 जूल होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि यदि किसी भी गेंद के द्रव्यमान और गति दोनों को दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। अब इतना है, जो इसमें जो अगर कंसेप्ट से बनाइएगा तो सिंपल है। अगर कनेटिक एनर्जी अगर बात करिएगा तो कनेटिक एनर्जी आपको पता है कि 1/2 mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो कनेटिक एनर्जी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m का होता है, द्रव्यमान का भी होता है, और कनेटिक एनर्जी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v का स्क्वायर मतलब वेग के वर्ग के समानुपाती भी होता है। अब यहाँ जो बोला गया है कि द्रव्यमान और गति दोनों को दुगना कर रहा है, तो ये बताइए जब दोनों को दुगना करेगा तो जो कनेटिक एनर्जी जो निकल के आएगा वो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि द्रव्यमान को भी दुगना कर दिया और वेग को भी कर देगा दुगना, तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। हम कह सकते हैं कि कितना गुना हो जाएगा, तो 8 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक से जाना चाहते हैं तो बेसिक आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। अगर बनाना चाहते हैं बेसिक से तो कुछ नहीं करना है, कनेटिक एनर्जी लिखना है 1/2, कनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर हो गया, इसको फर्स्ट में रखिएगा। नया कनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो नया कनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करना है, तो 1/2 लिखना है, द्रव्यमान को दुगना करिएगा तो द्रव्यमान दुगना हो गया, वेग को भी दुगना करिएगा तो 2 का v स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर निकालेगा तो E2 से E2 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा क्या चीज, अच्छा 1/2 2 का रह दीजिए, यहाँ 1/2 रहने दीजिए, तो 1/2 ही रह दीजिए। और ये बताइए 1/2 2 गुने m और गुने कितना हो जाएगा, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कर सकते हैं तो 1/2 के 1/2 रह दिए और ये 2 को गुना कर दिए 4 में, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये बताइए कि यहाँ mv स्क्वायर लिख दिए गुने 8 लिख दिए। अब इसको यहाँ देखिएगा, ये जो लिखा हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिएगा ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि जो नया कनेटिक एनर्जी जो हमको देखने को मिलेगा नया, वो पुराने वाले कनेटिक एनर्जी का कितना गुना देखने को मिलेगा, तो 8 गुना देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया बेसिक। लेकिन डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट जो पहला बार बताएं वहां से भी आप डायरेक्ट अगर कंसेप्ट आपको है तो बना सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि m केजी द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है और रैंप के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल है और वेग 20 मीटर पर सेकंड था। यदि उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तो इसे किस वेग से रैंप के नीचे धकेला गया था। बोला गया है कि m केजी द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैंप पर लुढ़काया जाता है और रैंप के निचले सिरे पर इसकी गतिज ऊर्जा कितना है, तो 10 किलो जूल है। तो ये बताइए कि यहाँ से हम कर सकते हैं कि 10 किलो जूल को हम इतना लिख दिए, इतना जूल हो गया, और 1/2 और m है, m हो गया, v स्क्वायर कितना है, तो ये बताइए कि रैंप पर लुढ़काया जाता है और निचले सिरे पर इसका गतिज ऊर्जा इतना है और वेग कितना है, तो 20 है, तो वेग कितना हो जाएगा, तो यहाँ 400 हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, यहाँ से कितना हो गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 से करेंगे तो 50, तो m जो आ गया वो कितना आ गया, 50 kg आ गया। अब यहाँ से हम द्रव्यमान निकाल दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बोला है वहाँ पुट करके आप सीधे निकाल सकते हैं वेग। अब ये बताइए दूसरा में कितना दिया है, तो 650 जूल दिया, अति 625 जूल दिया है। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको द्रव्यमान पता चल गया। तो ये बताइए कि 625 कनेटिक एनर्जी बराबर 1/2, और ये बताइए कितना निकाले थे, तो 50 निकाले थे, और v स्क्वायर हमको निकालना है। तो यहाँ से अगर करेंगे तो 25 हो गया, तो 25 से 25 दूनी 50, और यहाँ 25 से कटेगा तो ये कट गया, तो v जो आएगा वो कितना आएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले तो कुछ न करना है, पहला इक्वेशन से द्रव्यमान निकाल लेना है, जो द्रव्यमान कितना आएगा, तो 50 kg आएगा, और दूसरा की इक्वेशन में आपको कार्य दिया हुआ है कनेटिक एनर्जी, वहां से आपको वेग निकाल लेना है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में कहा गया है कि एक बस है जो 4000 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है और बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो ये बताइए कि अगर दूरी हमको निकालना है कि बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो आपको पता है कि W जो होता है वो F गुने S होता है। ठीक है, अब W अगर बात करेगा तो W कितना दिया हुआ है, तो W आपको 2000 दिया हुआ है, 2000 जूल हो गया। और ये बताइए F कितना दिया है, तो 4000 न्यूटन दिया है और S हमको निकालना है। तो ये बताइए कि 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ अगर कितना आएगा तो 1/2 बराबर S आएगा, तो S आएगा 0.5 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 मीटर। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि यदि एफ एन का बल लगाकर 25 केजी द्रव्यमान के एक बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 480 जूल है, तो एफ का मान क्या होगा। तो ये बताइए कि एफ बराबर आपको पता है कि एफ का मान निकालना है, तो एफ का मान निकालने के लिए W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो W बराबर हम लिख सकते हैं एफ गुने एस। W कितना दिया है, तो 480 दिया है और एफ कितना दिया है, तो एफ हमको निकालना है और विस्थापन कितना दिया है, तो 15 मीटर दिया है। तो यहाँ से एफ अगर निकालिएगा तो 15 45 होता है और कितना 3 तो 15 दूनी 30। तो ये बताइए कि एफ जो आएगा वो कितना आएगा, तो बल आएगा 32 न्यूटन बल लगाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्त बता देते हैं 31 नंबर में जो प्रश्न में कहा गया है वो देखिएगा, कुछ बेसिक आपको हम फार्मूला बता देते हैं कि आपको वर्क पावर एनर्जी का अगर बात करिएगा तो वर्क पावर एनर्जी में अगर वर्क पूछेगा तो वर्क जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर वर्क का बात करेगा तो ये बताइए यहाँ हो गया बल और विस्थापन और एंगल का बात करेगा। लेकिन अगर इस केस में अगर नहीं दिया तो वर्क निकालने का दूसरा फार्मूला जो बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, अगर ये वेग के केस और द्रव्यमान के केस में देगा तब ये फार्मूला लगाना है। अगर वर्ग का अगर बात करेगा तो वर्ग के केस में एक और होता है, जब हाइट दे देता है और द्रव्यमान दे देता है तो उस केस में mgh लगता है, mgh लगता है। तो 3 फार्मूला याद रखेगा। तो आपसे जरूरी नहीं है कि बेसिक फार्मूला ही पूछे, ये दोनों से पूछ लेता है और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, दोनों से प्रश्न पावर में ही बनता है, अतः ये वर्क में ही बनता है। अगर यहाँ पावर का अगर बात करते हैं तो पावर से जो प्रश्न बनता है आपको पता है कि W/T होता है। अभी बताइए W को क्या लिखना है, तो W को हम क्या लिखेंगे, तो एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो एफ एस लिखेंगे और बटा हम T भी लिखेंगे। यहाँ ध्यान देखिएगा कि S/T का अगर बात करेगा तो S/T जो होता है वो वेग को बताता है, तो S/T जो विस्थापन बटा समय होता है, तो यहाँ हम F गुने V भी लिख सकते हैं। तो बल और वेग के केस में ये भी फार्मूला होता है डायरेक्ट किसका, शक्ति का होता है। तो ये फार्मूला भी याद रखिएगा। चलिए सेशन को देखते हैं। आज का प्रश्न जो दिया गया है 31 नंबर में बोला गया है कि 500 केजी द्रव्यमान वाली एक कार में मौजूद गतिज ऊर्जा 64 के मतलब किलो जूल, इसकी चाल ज्ञात करना है। अब ये बताइए कि आपको गतिज ऊर्जा पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करेगा तो 1/2 mv² होता है। अब काइनेटिक एनर्जी दिया है 64 के, तो 64 को हम 64,000 जूल लिखेंगे और 1/2, और ये बताइए द्रव्यमान कितना दिया है, तो 500, और आपसे पूछा गया क्या, वेग पूछा गया है। यहाँ से अगर काटिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, अगर 5 से काटिएगा तो 12×5 = 60 हो गया, 8×5 = 40 हो जाएगा, 12×5 = 60 और 8×5 = 40 होगा, 12×5 = 60 और 8×5 = 40 हो जाएगा। यहाँ से अगर बात करेगा तो कितना आ जाएगा, तो 28 दूनी 56, 256 आएगा, और 256 का अगर बात करेगा तो 256 किसके बराबर आया है, तो v² के बराबर आया है। तो ये बताइए कि अगर v निकालिएगा तो v जब अंडर रूट लीजिएगा 256 का, तो इसका कितना फाइनल निकल के आएगा, 16। हम कह सकते हैं कि 16 मीटर पर सेकंड इसका वेग निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु पर बल कार्य करने पर उसका वेग इस बल गति के दौरान परिवर्तित होता है, तो निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कार्य देखने को मिलेगा। समझिएगा, क्वेश्चन हम समझाना चाहते हैं कि जिसे प्रश्न में बोला गया है कि एम द्रव्यमान की वस्तु है और उस पर बल जो कार्य कर रहा है और करने के बाद वेग में बल गति के दौरान परिवर्तित होता है, तो बताइए कि इसमें ऑप्शन 4 को दिया हुआ है कि इसमें आपको अधिकतम कार्य किया गया है। तो अधिकतम कार्य के लिए आपको हम बताए थे फार्मूला के एक बेसिक फार्मूला होता है जो एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो ये आपको बेसिक फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ वेग के केस में दिया है, तो वेग के केस में भी एक हम फार्मूला बताए थे कि 1/2 mv² होता है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया वेग के केस में। अगर आपको हाइट के केस में देता, ऊंचाई के केस में, तो क्या लगाना था, तो mgh होता है, और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ हमको वेग के केस में दिया है, तो हम काइनेटिक एनर्जी ही लेके चलेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो 1/2 mv² होता है।
अब यहाँ से आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द्रव्यमान का हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, तो वर्ग के अति वेग के वर्ग के समानुपाती। ये दो केस बनता है। अब ये बताइए कि जिसका वेग और द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। तो जिसका वेग ज्यादा रहेगा, वेग में अंतर हो या वेग हो, वो अगर ज्यादा रहेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये बताइए 0 से V हुआ है, दूसरा हुआ है V से 2 भी हुआ है, तो 2V से 3 भी हुआ है और 3V से 4 भी हुआ है। ये बताइए कि वेग में परिवर्तन जब निकालेगा तो सबसे ज्यादा वेग में परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, अगर सोल्यूशन देखिएगा तो सोल्यूशन बहुत लंबा है, जिसे हम बताए हैं उस हिसाब से अगर बनाइएगा तो उसमें कुछ न है 5 से 10 सेकंड में भी मार के आप निकल सकते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 10 किलो द्रव्यमान की एक गेंद है जो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगा। ये सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 1/2 mv² लगाना है। 1/2 हो गया, द्रव्यमान दिया है 10 किलो और वेग दिया 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि 10 किलो की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो वस्तु पर इस दौरान किया गया कार्य क्या होगा। तो ये बताइए कि ऊंचाई बोल दिया है तो सिंपल कुछ नहीं लगाना है। ऊंचाई के केस में हम बताए थे कि mgh लगा देना है। अब ये बताइए, यहाँ एक दिक्कत करता है g का वैल्यू में, तो अगर g का वैल्यू अगर दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो वही लेना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कंसीडर नहीं किया है या नहीं दिया है तो आपको जी का मान जो लेना है वो ऑप्शन के हिसाब से लेना है। अगर ऑप्शन में आपको 98 का मल्टीपल मिलता है या 7 का मल्टीपल मिलता है तो मान लीजिएगा कहीं ना कहीं जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूज किया गया है। लेकिन कोई भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बन रहा है, डायरेक्ट आ रहा है वैल्यू में, तो उसको हम क्या लेना है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ देखिए सब 98 और इसका मल्टीपल नजर आ रहा है और यहाँ दे भी दिया है कि जी का मान 9.8 लेना है, तो कुछ न करना है, द्रव्यमान 10 हो गया। ये बताइए कि 9.8 ले लेंगे जी का मान और एच कितना दिया है 2 मीटर लेना है, तो इसको जब मल्टीपल करिएगा तो आपको देखने को मिलेगा 196 जूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कार्य की मात्रा 1 जूल के बराबर होता है। तो अगर कार्य का मात्रा का अगर बात करेगा तो कार्य की मात्रा किसके बराबर होता है, तो वाट सेकंड के भी बराबर होता है। अब आप पढ़े होंगे कि W जो होता है वो क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। Fs cos थीटा होता है, यहाँ से W का जो बनता है वो क्या बनता है, तो न्यूटन सेकंड बनता है, तो न्यूटन मीटर बनता है, ताकि तो विस्थापन है तो क्या बनता है, न्यूटन मीटर बनता है। लेकिन एक तो यहाँ से ये भी बन गया इसका मात्रक। लेकिन अगर मात्रक एक और बात करेगा तो P बराबर पढ़े होंगे W/T। अभी बताइए अगर W निकालना है तो W अगर लिखेगा तो P गुने T भी लिख सकते हैं। और ये बताइए कि P को अब क्या लिखेगा, तो P को हम वाट लिख देंगे, ये वाट हो गया। और ये बताइए कि टाइम को क्या लिखेगा, तो सेकंड लिखिएगा, तो वाट इंटू सेकंड भी आता है, तो ये भी याद रखेगा मात्रक। तो दोनों तरह से फॉर्मूला के हिसाब से पूछ लिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न में देखिएगा, इसमें बोला गया है कि एक 50 केजी का एक व्यक्ति रोटी की ऊर्जा जो 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है और इसका उपयोग पहाड़ी पर चढ़ने में करता है। यदि उसका शरीर 30% दक्षता पर कार्य करता है तो पहाड़ी पर चढ़ सकता है। बोला है कि एक 50 केजी का एक व्यक्ति रोटी की ऊर्जा है जो 1 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करती है और इसका उपयोग पहाड़ी पर चढ़ने में करता है, और यदि उसका शरीर 30% दक्षता के साथ काम कर रहा है, 30% दक्षता के साथ कार्य करता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। सिंपल समझिए कि एक रोटी की अगर बात करेगा उसमें कितना कैलोरी है, तो 1 लाख कैलोरी है और इसका वो 30% यूज करता है। ये बताइए कि ये 30% जो होगा वो इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हाइट होगा, तो हाइट के लिए कौन सा लगाना है, तो mgh होगा। अब ये बताइए कि ये mgh है जो जूल में है, तो जूल से हमको कैलोरी में अगर जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1 कैलोरी जो होता है वो कितना होता है, तो 4.2 जूल के बराबर होता है। तो 1 जूल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से 1 जूल जो होगा वो कितना होगा, यहाँ से अगर बात करेगा तो 1 कैलोरी हो गया 4.2 जूल। तो 1 जूल के लिए हम क्या करेंगे, तो 1/4.2 कैलोरी के बराबर होगा। तो सिंपल कह सकते हैं कि अगर हमको जूल से कैलोरी में जाना चाहते हैं तो हमको 4.2 से डिवाइड करना होगा। तो ये बताइए कि हमको जूल से अगर हम कैलोरी में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो 4.2 से डिवाइड करेंगे, तो 4.2 से यहाँ हम डिवाइड कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो सिंपल, अब यहाँ देख सकते हैं, समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है, तो 1 लाख देना है, 1 लाख 2 2 4 5 हो गया, इसका 30%, 30/100 हो गया। और mgh, तो m द्रव्यमान कितना है 50 हो गया, g लेना है 10 और h हमको निकालना है, और ये हो गया जूल में कैलोरी में लाने के लिए 4.2 से हमको क्या करना है, तो डिवाइड करना है। अब ये बताइए कि 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा
और ये बताइए ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटेगा, ठीक है। और सिंपल है कि 5 दूनी 10, तो 2 मरतबे ये 5 दूनी 10 कट गया। अब यहाँ अगर हम करेंगे तो 60 गुने कितना हो जाएगा 4.2 को हम 42/10 भी लिखेंगे और बराबर क्या हो जाएगा हाइट। ये बताइए ये 10 से ये कटेगा तो 6 दूनी 12, एच का अगर बात करेगा तो एच आ जाएगा कितना, तो 6 दूनी 12 के 2 6 को 24 1 25 होगा, तो 252 मीटर आएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो अगर 1 जूल का बात करेगा तो आपको पता है कि W जो होता है वो F गुने A cos थीटा होता है। ये बताइए cos थीटा का अगर थीटा का मान नहीं दिया है तो थीटा का मान लेना है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो W जो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, तो FS। और W अगर बात करेगा तो न्यूटन क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर है, क्योंकि ए से जो विस्थापन है तो इसका मात्रक जो निकल के आएगा 1 न्यूटन 1 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक निकालने के लिए आपको पता है कि पावर जो होता है वो W/T होता है। अब ये बताइए कि W का अगर बात करेगा तो W का डायरेक्ट याद रखेगा कि इसका होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर लिखिएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अब बटक क्या हो जाएगा सेकंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर और सेकंड के पावर -3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको सुधारिएगा, केजी इसका गुना है, गुना में है, तो ये बताइए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड के पावर -3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक पिंड है जो 40 न्यूटन का बल लगाता है और यदि बल की क्रिया रेखा तथा विस्थापन के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है तो पिंड को 2 मीटर विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको पता है कि W जो होता है वो क्या होता है, तो FS cos थीटा होता है। तो ये बताइए F कितना दिया है, तो 40 न्यूटन दिया है, S कितना दिया है, तो 2 मीटर दिया है, और cos 45 डिग्री का मान होता है √1/√2। तो ये बताइए कि 80 बटा, हम कह सकते हैं कि 80/√2 होगा, और √2 को अगर प्रमेयकरण करेंगे तो √2/√2 अगर हम करेंगे √2 बटा, तो ये बताइए कि 80√2 ऊपर आएगा और नीचे कितना आ जाएगा, तो 2 आएगा, तो इसका 40√2 आंसर होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 40√2 जूल इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 40। अगले प्रश्न देखिएगा 40 नंबर। 40 नंबर में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3 वोल्ट और 2 वोल्ट अति 3 वेग वेलोसिटी दिया है और 2 वेग से गतिशील है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल हम बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है 1/2 mv² होगा। अगर ये बताइए कि द्रव्यमान को कांस्टेंट रखेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, v² का। अब सिंपल यहाँ से आप रेशियो ले सकते हैं कि K1 कितना देगा, तो K1 का अगर बात करिएगा, ये बताइए कि अगर K1 का अगर बात करेगा तो K1 बटा अगर K2 का अगर बात करेगा तो K1 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 9/4 होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, इतना एक बात करने की जरूरत नहीं है, आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, मतलब सिंपल जो बताए हैं उसको एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा। वो सिंपल मेथड है जो डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है कि 60 केजी भार का एक व्यक्ति है जो 30 सीढ़ियां, जिसमें प्रत्येक लंबाई 20 सेंटीमीटर है और 20 सेकंड में चढ़ जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य तथा उसका समर्थ की गणना करिए। समर्थ का मतलब शक्ति का गणना करना है। अब ये बताइए पावर निकालने के लिए पहले आपको किससे गुजरना होगा, तो वर्क से गुजरना होगा, तो पहले वर्क निकालिए। अब ये बताइए वर्क निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि वर्क होता है mgh। अब m कितना दिया है, तो 60 दिया है, g कितना दिया है, तो 10 दिया है, और h निकालना है तो h कितना दिया है, तो 30 सीढ़ियां और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि 20 गुने 30 करेंगे, 20 गुने 30 करेंगे, और ये बताइए कि किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर में लाने के लिए 100 से कर दिएगा, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। अब ये बताइए बचा कौन, तो 3 दूनी 6, 6 छक 3600 बच गया। तो ये बताइए पी जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 3600 हो गया, और टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 20 सेकेंड। यहाँ से ई काटेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा 180। तो हम कह सकते हैं कि इसका शक्ति होगा कितना, तो 180 वाट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 180 वाट। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ भी देख सकते हैं 180 वाट आया है।
यहाँ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, पीडीएफ के माध्यम से सोल्यूशन देख सकते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इसमें बोला गया है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान अगर दुगना और वेग को आधा करने पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सिंपल क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv² होता है। अब ये बताइए कि नया काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो शॉर्ट में करना चाहते हैं तो शॉर्ट में कुछ नहीं करिए, ये बताइए कि क्या किया, द्रव्यमान को दुगना किया है तो द्रव्यमान को दुगना कर लीजिए, और वेग को आधा किया है तो वेग को आधा का वर्ग कर लीजिए। यहाँ से क्या करिएगा तो 2 गुने 1/4 आएगा, ये 2 से 2 कटेगा तो हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा तो आधी हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर बेसिक से जाना चाहते हैं तो बेसिक से भी आप बना सकते हैं कि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 1/2 mv² होता है। लेकिन नया काइनेटिक एनर्जी में क्या बोला कि अगर हम इसको द्रव्यमान को हम दुगना कर देते हैं तो 2m हो गया, और अगर हम वेग को आधा कर देते हैं तो 1/2 के v² हो गया। तो ये बताइए नया जो k आएगा वो क्या आ जाएगा तो 1/2 2m गुने 1/3 क्या हो जाएगा तो 1v/4 हो जाएगा। ये बताइए कि यहाँ से अगर करिएगा तो ये 2 कटेगा, तो यहाँ से जो नया आएगा वो क्या आएगा तो 1/2 mv² आएगा और गुने 1/2 आएगा। इसको ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट में ही आपको दिया गया है कौन सा, तो ये k हो गया। तो हम कह सकते हैं कि k जो नया आएगा वो पहला का मतलब प्रथम काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा, आधा आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि अर्घ का अगर बात करेगा तो अर्घ किसका होता है, तो अर्घ होता है जो कार्य का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कार्य का मात्रक होता है जूल, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। अगर 1 जूल का अगर बात करिएगा तो 1 जूल होता है जो 10⁻7 अर्घ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एक पंप प्रति सेकंड में 160 केजी जल 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो पंप की समर्थ शक्ति कितना होगा। तो कुछ न करना है, P बराबर ये बताइए mgh/t लगा देना है, mgh/t लगा देना है। तो P जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m हो गया 160 गिरेगा, ये बताइए g का मान 10 लेना है, और h कितना हो गया 5, और टाइम कितना दिया है, तो टाइम का अगर बात करिएगा तो पंप प्रति सेकंड दिया है तो प्रति सेकंड के लिए 1 लीजिएगा, तो ये बताइए 16×5=80 का मतलब हो गया 8000 वाट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा, एक किरगा द्रव्यमान का एक पत्थर 2 मीटर ऊंची खिड़की के सामने से नीचे गिरता हुआ दिखता है, तो खिड़की के ऊपरी सिरे पर पत्थर की 4 मीटर से थी, तो खिड़की के ऊपरी सिरे से निचली सिरे तक पहुंचती है तो पहुंचती इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। सिंपल समझिएगा कि एक किरगा द्रव्यमान का एक पत्थर जो 2 मीटर ऊंची खिड़की के सामने से नीचे गिरता हुआ दिखता है, और खिड़की के ऊपरी सिरे पर पत्थर की गति 4 मीटर पर सेकंड थी, तो खिड़की के ऊपरी सिरे से निचले सिरे तक पहुंचने में गतिज ऊर्जा कितना वृद्धि होगा। तो सिंपल समझिएगा कि मानते हैं कि एक खंभा है, और एक खंभा के अगर ऊपर जाता है तो आपको पता है कि यहाँ जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो 0 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ क्या हो जाता है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाता है। लेकिन यही अगर बात करते हैं टॉप पर, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 100% हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो यहाँ से ये समझिएगा कि आपको एनर्जी होता है जो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। अब एनर्जी जब कांस्टेंट रहता है तो हम कह सकते हैं कि जब ऊपर से वस्तु गिराया जा रहा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में जो वृद्धि देखने को मिलेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर देखने को मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर वृद्धि का अगर बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, mgh होता है। तो ये बताइए कि m कितना दिया है, तो 1 kg दिया है, g कितना लेना है तो 9.8 लेना है, और h कितना लेना है, तो ये बताइए हाइट दिया है 2 मीटर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो देखने को मिलेगा वो कितना, तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19.6 से जूल देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जो देखिएगा 19.6 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इसका 19.6 जूल होगा। कुछ ना करना है, पोटेंशियल एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना है, क्योंकि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा तो बराबर ही रहता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 40 किरगा के एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल्ला पर 1/2 मिनट में पहुंच जाता है, तो लड़के पर विकसित शक्ति क्या होगा। तो P बराबर W/T लगाना है, W/T। ये बताइए W mgh लगाएंगे तो 40, और g कितना लेना है, तो g लेना है 10, और h कितना लेना है, तो 9 मीटर, और बट्टा समय लेना 1/2 मिनट मतलब 30 सेकंड लेना है। 1 0 से 1 0 3 3 9, यहाँ से कर सकते हैं 120 वाट का होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा,
अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक साइकिल सवार पथ 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है तो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है तो उसकी समर्थ क्या होगा, शक्ति क्या होगा। तो ये बताइए कि एक साइकिल सवार 100 न्यूटन का घर्षण बल करता है तो P बराबर W/T होता है। तो ये बताइए W/T अगर लगाएंगे तो W जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो Fs होगा। तो बल कितना दिया है, तो 100 दिया है, और कितना है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट समझिएगा, एक कंसेप्ट यहाँ बताना है। जैसे हम पिछले में भी बताए थे और शुरुआत में भी बताए थे कि P बराबर जो होता है वो W/T होता है। अभी बताइए W को क्या लिखेगा, तो F गुने S लिखेगा बटा T लिखेगा। आपको पता है कि S बटा T जो होता है वो क्या होता है, V होता है। तो एक फार्मूला और बनता है कि F गुने V जो होता है वो किसका होता है, शक्ति का फार्मूला होता है। अब यहाँ से सिंपल आप निकाल सकते हैं कि बल कितना दिया है, तो 100 न्यूटन दिया है, और ये बताइए वेग कितना दिया है, तो 2 मीटर पर सेकंड दिया है। यहाँ से शक्ति जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो 200 वाट इसका शक्ति निकल के आएगा। तो एक नया ट्रेंड फॉर्मूला ये भी याद रखेगा कि P बराबर F गुने V होता है वेग के केस में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक मनुष्य 1 मिनट में 6 गुने 10 के पावर 4 जूल कार्य करता है तो मनुष्य की सामर्थ्य क्या होगा। तो ये बताइए 1 मिनट में बोला है कितना, तो 1 मिनट में तो P बराबर होगा जो W/T होगा। तो ये बताइए कितना जूल कर रहा है, तो 6 गुने 10 के पावर 4, और कितना में, तो 60 सेकंड में। ये बताइए 60 सेकंड में करने के लिए यहाँ हम 3 को करेंगे, 3 जीरो रखेंगे और यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। ई 60 से ई 60 कटेगा तो P जो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, तो 10 के पावर 3 वाट निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 49 नंबर में देखिएगा। 49 में बोला गया है कि रस्सी और पुल्ली पद्धति द्वारा एक बॉक्स को 20 मीटर दूरी और 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है तो इसमें प्रयुक्त शक्ति क्या होगा। तो सिंपल P बराबर W/T जब लगाइएगा तो ये बताइए कि W 20 मीटर दूरी पर 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल लगाता है। कितना न्यूटन लगाता है, तो 100 न्यूटन लगाता है। तो हम कह सकते हैं बल गुने विस्थापन। तो बल लगाए 100 और विस्थापन कितना हुआ है 20 मीटर का, और समय कितना लगा है 10 सेकंड का। ई जीरो से ई जीरो कटेगा तो ये बताइए यहाँ से क्या निकल जाएगा, तो एक 100 हो गया, ये 2 हो गया, तो 200 वाट। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 200 वाट, क्योंकि 20 मीटर है और 100 न्यूटन है। तो एक जीरो से एक जीरो तो कट जाएगा क्योंकि 10 सेकंड दिया है, तो 200 वाट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न देखिएगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि किसी भी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 मीटर की दूरी तय करता है तो कृत का कार्य क्या होगा। ये बताइए W बराबर Fs जो होता है F गुने S, तो F कितना दिया 6 न्यूटन और कितना होता है, तो 2 मीटर विस्थापित होता है। तो हम कह सकते हैं कि 12 जूल होगा। कितना होगा, तो 6 दूनी 12 जूल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1.5 किलोवाट समर्थ की एक मोटर जल को 1.5 मीटर ऊंचा उठाती है तो एक घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो 1 घंटे का अगर बात करते हैं तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि W हमको बोला है तो Fs होगा, क्या होगा, AFS हो गया। लेकिन यहाँ 1.5 किलोवाट समर्थ का एक मोटर जल को 1.5 मीटर ऊंची उठाती है तो 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य का अगर बात करिएगा तो यहाँ से 1.5 मीटर ऊंची उठाती है और 1.5 किलोवाट समर्थ की एक मोटर जल को 1.5 मीटर के ऊंचे उठाती है तो 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर बात करिएगा तो W बराबर आपको पता है कि W बराबर Fs cos थीटा, Fs cos थीटा भी होता है। और इसी के साथ अगर बात करिएगा तो इसका mgh भी होता है, mgh भी होता है। और इसी के साथ करेगा तो वेग का तो दिया नहीं है, लेकिन हमको दिया है किसके केस में, तो हाइट के केस में दिया है। अब हाइट के केस में अगर हमको दिया है तो आपको पता है कि हमको वाट कितना दिया है, तो P बराबर अगर बात करेगा तो W/T होगा। तो P कितना दिया है, तो 1500 1.5 किलो वाट दिया था, इसको हम लिख सकते हैं 1500 वाट। और ये बताइए W हमको निकालना है तो W के W रह देंगे। और ये बताइए कि T कितना दिया है, T कितना दिया है, तो T दिया 1 घंटा, तो 1 घंटा के लिए हम कितना लिख देंगे, तो 3600 लिख देंगे। अब यहाँ से जब 3600 लिखेंगे तो 36 से 15 में करेंगे तो T जो निकल के आएगा, W जो निकल के आएगा, ये बताइए W बराबर क्या निकल गएगा, तो 36 गुने 15 करेंगे, 36 गुने 15। और ये बताइए कि 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 15 छक्का 90 हो गया, 15 तिया 45, यहाँ हो गया 54 हो गया, ठीक है। तो 15 छक्के 90 हो गया, 15 तिया 45 54 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो आएगा वो 5.4 अगर लेंगे तो 1 जीरो अगर हम यहाँ से करेंगे तो 54
गुने 10 के पावर 5 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम 5.4 करेंगे गुने 10 के पावर 6 करेंगे, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीपल करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.4 गुने 10 के पावर 6। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल यहाँ दिया गया है कि इसको किलो वाट में चेंज कर लेना है, फिर mgh लगा देना है, W बराबर P गुने T लगा देना, P बराबर W बाई T करते हैं तो हमको निकालना क्या है W, तो W बराबर P गुने T निकालिएगा, सेकंड में ले लीजिएगा, बस आंसर चला आएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है 52 नंबर में कहा गया है कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाने से पिंड बल की क्रिया द्वारा 30 डिग्री के कोण बनाता है तो 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। तो ये बताइए, पिंड पर किया गया अगर कार्य की बात करते हैं तो W बराबर होता है F cos थीटा। तो ये बताइए W निकालना है, F कितना दिया है 50 न्यूटन, S कितना दिया है 5 मीटर, और ये बताइए 30 डिग्री बताइएगा तो cos 30 डिग्री कितना होता है, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2। अब यहाँ से कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये बताइए 25 दूनी 50 कटेगा तो 25 × 125 √3 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है कि 30 केजी द्रव्यमान का एक पिंड को उठाने के लिए 4000 जूल कार्य किया गया है, तो पिंड को कितना ऊंचाई तक उठाया गया है। अगर हम यहाँ ऊंचाई का अगर बात करेंगे तो W बराबर आपको पता है, या पोटेंशियल एनर्जी ही क्या है, ऊर्जा एक तरह से है, या जूल में। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा वो कितना दिया है, तो mgh अगर होता है तो ये बताइए कि पोटेंशियल एनर्जी दिया कितना है, तो 4000, m कितना दिया है तो 30 किलोग्राम, g कितना दिया है 9.8 दिया है, और h हमको निकालना है। तो h निकालने के लिए कुछ न करना है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो 400 बटा 9.8 करेंगे, 98 गुने 3 करेंगे और एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे 9.8 वाला। इसको जब डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद आपको आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी 13.6 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न देखिएगा, यहाँ से चैप्टर आपको समाप्त होता है। यहाँ में आपको हम वर्क पावर एनर्जी का अगर बात करेगा, वर्क पावर एनर्जी का, तो वर्क पावर एनर्जी में हम 53 या 54 क्वेश्चन हम करवाए हैं आपको। इसी के साथ ये चैप्टर आपको एंड होता है। एक